अस्सलाम वालेकुम क्लास। इफ़ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल एंगुलर देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये जो वर्ड है ना इक्वल एंगुलर, इसका मतलब है कि टू ट्राइंगल्स जो है ना उनके तीनों एंगल्स एक दूसरे जैसे हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। यानी कि अगर ये मैं ट्राइंगल ले लूँ पूरी, ठीक है, ये मैं ट्राइंगल ले लूँ, बीच वाली लाइन कंसीडर ना करूँ, ये पूरी ट्राइंगल ले लूँ तो ये है ट्राइंगल ABC और ये वाली ट्राइंगल है DEF। तो ये कह रहे हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स इक्वल एंगल्स हैं, ठीक है ना। यानी कि एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर होगा, एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर होगा और एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर होगा, ठीक है ना। अगर ऐसे है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी ना वो प्रोपोर्शनल्स होंगी। यानी कि जो भी साइडें होंगी इनकी, ठीक है, जैसा कि ये AB साइड है, ये DE साइड है, ये AC साइड है, ये DF साइड है, ठीक है। जो तीनों साइडें होंगी ना इन दोनों ट्राइंगल्स की वो प्रोपोर्शनल होंगी। यानी कि वो अगर जो है वो ब्रेक हुई हुई होंगी टू पार्ट्स में तो उनका कोई ना कोई रेशो होगा, उनकी कोई ना कोई वैल्यूज़ होगी। आप सोच रहे होंगे कि जी आपने तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक लाइन को कोई लाइन बाइसेक्ट करती है तो वो इक्वल पार्ट में ब्रेक होता है। जी हाँ, उसे कहते हैं बाइसेक्शन, जिसमें एक लाइन जो है वो ब्रेक हो रही है टू इक्वल पार्ट्स में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये ब्रेक तो हुई भी है लेकिन ये नहीं पता कि ये पार्ट और ये पार्ट कितने बड़े होंगे, ये पार्ट बड़ा है या ये छोटा है, या ये बड़ा है ये छोटा है। तो इसका जजमेंट जो है वो हम नहीं कर सकते, इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि ये जो साइड्स हैं ना ये प्रोपोर्शनल्स हैं, इनकी कोई ना कोई जो ब्रेकिंग हुई भी है उनका कोई ना कोई रेशो होगा, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि टू ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ABC इस कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल DEF। तो ये बात हमें गिवन है ना, दो ट्राइंगल हैं, उनके एंगल D के बराबर होगा, एंगल B एंगल E के बराबर होगा, एंगल C एंगल F के बराबर होगा। ये चीज़ हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है ना। अब हमने आगे क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि AB अपॉन DE जो है वो इक्वल है, यानी AB वाली साइड और DE वाली साइड जो है उनका प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। और BC और EF जो है अब जो है वो इक्वल होंगी AC अपॉन DF के, सही है जनाब। तो ये चीज़ हमें प्रोपोर्शनलिटी हमें जो अपॉन फिगर्स हैं ये हमें प्रूफ करनी है कि ये साइडों का जो रेशो है, इन साइडों का जो रेशो है वो बराबर है दूसरी साइडों के इन रेशो के और उसके बाद इनके, ठीक है ना। उसके लिए हमें क्या करना होगा, फ्रॉम AB एंड AC से हमें AB को और AC को हमें कट ऑफ करना होगा। कि अब कट ऑफ कैसे करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इस DE की लेंथ को ले लेना है। ये कितनी बड़ी है, सपोज़ कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो AB जो बड़ी वाली ट्राइंगल है A से हम 4 सेंटीमीटर रखकर यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। इसी तरह से दूसरे में हम क्या करेंगे, हमें जो है वो AC को ब्रेक करना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले DF को नापेंगे, DF को नापेंगे कितना बड़ा है। अगर ये 4 ही सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पर भी A से रख के 4 सेंटीमीटर जो है ना वो मेजर कर लेंगे और यहाँ पर दोनों पर जब डॉट निशान लगा लेंगे और फिर मीट करा देंगे। इसका मतलब हो जाएगा कि AB जो है ना वो DF के बराबर कर देंगे और AQ जो है ना वो हम DF के बराबर कर देंगे, सॉरी AP जो है हम DE के बराबर कर देंगे और AQ जो है वो हम DF के बराबर कर देंगे। ये जितनी वैल्यूज़ हैं ये जितनी भी हों उसको हमने कंसीडर ही नहीं करना अभी, ठीक है ना। तो ये PQ हमने ऐसे और फिर इनको हमने आपस में मीट भी करवा लेना है। समझ में आ गई बात। अब ये चीज़ इन्होंने इस लाइन में की है कि हमने AB को AC को कट ऑफ किया है AP के, जो AB जो है वो बराबर हो जाएगा DE के और AQ बराबर हो जाएगा DF के और फिर हमने ड्रॉ कर लेना है PQ को, यानी कि उन पॉइंट्स को मीट करवा देना है। अब हमारे पास देखिए दो ट्राइंगल्स बन जाती हैं, एक ट्राइंगल है हमारे पास APQ और दूसरी ट्राइंगल है हम DEF, ठीक है। इनको हम कंपेयर करा रहे हैं, इनको हम कंपैरिजन में देखिए क्या क्या किया है। एंगल P इस कॉन्ग्रुएंट एंगल DE, यहाँ बता दिया उन्होंने, ही देखिएगा। एंगल A एंगल D के बराबर है, ठीक है। ये वाला एंगल जो है वो एंगल D के बराबर है, ये हमें यहाँ बताई हुई थी बात। और AQ जो है वो DF के बराबर है, ये भी हमें यहाँ बताया हुआ। किसी ट्राइंगल की तीन चीज़ें बराबर हो तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब एंगल APQ, एंगल P की बात कर रहे हैं जिसके आर्म A और Q हैं। देख लीजिए ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं P की जिसके आर्म A है और Q है, यानी एंगल P जो है, ठीक है, वो किसके बराबर है, एंगल E के। अगर एंगल P यानी APQ जो है वो E के बराबर हो जाए, ये लिखा हुआ है देखें तो, लेकिन हम ये बात बताइए उन्होंने हमें, लेकिन एंगल B तो एंगल E के बराबर है, ये बात हमें यहाँ बताई हुई थी।
जब एंगल बी एंगल ई के बराबर है तो ये और एंगल ए पी क्यू भी एंगल ई के बराबर है, तो इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि एंगल ए पी क्यू जो है वो बी के बराबर ही है, यानी एंगल पी जो है वो भी एंगल बी के बराबर है। जब ए पी क्यू भी ई के बराबर है, बी भी ई के बराबर है, जब ये दोनों ही एंगल ई के बराबर है तो उसका मतलब है कि ये दोनों भी आपस में बराबर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो इसका मतलब ये है हुआ कि जो ए बी की लाइन पी क्यू जो है वो इसके ए बी सी के सामने है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यही बात लिखी हुई है कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि ए बी जो है वो ए बी अपॉन ए पी इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू जो है लाइन, ये देखें पी क्यू जो लाइन है, इसके बाद अगर पैरेलल कंडीशन होती है ना, जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं तो इसका मतलब है कि वो बीच में कोई ना कोई रेशो रखती हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि ए बी जो है, ए बी का रेशो क्या हो जाएगा, ए बी, और ये किस रेशो में टूटी है, ए पी के, यानी ए बी लाइन जो है वो ए पी के रेशो में टूटी है, तो इसलिए लिखा हुआ है कि मेजर ए बी अपॉन ए पी इक्वल टू, और ए सी जो है वो किस में टूटी है, ए सी जो है वो ए क्यू में टूटी है, तो ए सी अपॉन ए क्यू, ठीक है। इसी तरह से ए बी, अब हम जानते हैं ए पी किसके बराबर था, डी ई के, ए क्यू किसके बराबर था, डी एफ के, तो इनकी जगह हमने ये वैल्यूज़ लिख दी हैं, ए क्यू को हटा के डी एफ लिख दिया, ए पी को हटा के डी ई लिख दिया, सही है जनाब। सिमिलरली ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू, अब बी सी की लाइन का भी रेशो होगा कैसे, अब ये लाइन आपको पता ना इस लाइन से छोटी है, ये लाइन बड़ी है और ये लाइन छोटी है, इसको मेजर कर लें, इसका यहाँ पर निशान लगाएं, अगर हम सपोज की अगर ये वाली लाइन 5 सेंटीमीटर है तो डी बी सी में 5 सेंटीमीटर पर एक डॉट लगाएं, तो बाकी लाजमी था 5 के बाद भी तो कुछ पार्ट बचेगा ना बी सी का, इसका मतलब है कि ये भी किसी ना किसी जो है प्रोपोर्शन में ब्रेक हो सकती है, सही है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि किस रेशो में ब्रेक हो सकती है, बी सी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन पी क्यू, और पी क्यू किसके बराबर है, इन्होंने बोला कि पी क्यू जो है वो ई एफ के बराबर होगा, इसीलिए जो है वो इन्होंने कहा है कि इस वाली लाइन में कि बी सी जो है वो अपॉन ई एफ है। ई एफ क्यों है, क्योंकि ई एफ वो लेंथ होगी जो कि पी और क्यू की बराबर लेंथ होगी, पी क्यू जितना बड़ा होगा उतना हम बी सी को कट कर देंगे, तो वो जो भी लेंथ आएगी वो ई एफ की ही होगी, ठीक है ना। इस तरह से ए बी अपॉन डी, ये तीनों जो ये दोनों स्टेटमेंट्स को मिला दिया गया है, देखें यहाँ लिखा हुआ भी है कि कंबाइन करना 8 और 9 को, तो हमने जानते हैं ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, और ए सी अपॉन डी एफ, और लास्ट में बी सी अपॉन ई एफ, इनको अरेंज कर कर लिख देंगे तो ये आपका थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें प्रोपोर्शन की वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मैं दोबारा से ये वाले स्टेप से आपको 7 वाले स्टेप से बताती हूँ। 7 वाले स्टेप में जब दो लाइनें आपस में पैरेलल हो रही हों तो उनका कोई ना कोई प्रोपोर्शन बनता है। अब ये ए बी अपॉन ए पी कैसे आया है, हम जानते हैं कि ये जो लाइन है ना पूरी ए बी, इसका प्रोपोर्शन क्या है, इसका प्रोपोर्शन है कि ये ब्रेक हुई है ए पी में, यानी ए बी जो है वो ए पी में ब्रेक हुई है, ठीक है। अब इस वाली साइड का बताऊँ मुझे, तो वो हो जाएगा ए सी ब्रेक हुई है ए क्यू में, ठीक है ना। और ये वाली लाइन का बताओ तो इसका क्या प्रोपोर्शन होगा, बी सी ब्रेक हुई है पी क्यू में, लेकिन हम पी क्यू नहीं लिखेंगे बल्कि हम जानते हैं पी क्यू किसके बराबर है, ई एफ के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि बी सी जो है वो पी क्यू नहीं बल्कि ई एफ है, यानी कि बी सी जो है वो किस रेशो में ब्रेक हुई है, ई एफ के। आप इसको इस तरह भी समझते हैं, पी क्यू को ना लाएं बीच में, आप ये देख लें कि ई एफ कितनी बड़ी है, तो बी सी में ई एफ को निकाल दें, ठीक है। सपोज़ कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो बी सी में से 5 सेंटीमीटर निकाल दें तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, तो बी सी ब्रेक हुई है ई एफ में। तो इस तरह से ये वाला प्रोपोर्शन बना है ना, ये वाला ये ऐसे बना है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये थ्योरम अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और 6A खुद से करना है, ठीक है, क्योंकि इसी का कन्वर्ट है 6 का, तो अपने खुद ही कोशिश करनी है इसे करने की। स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट को डायग्राम में सर्च करके, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ उसी तरीके से आपने ये क्वेश्चन ये थ्योरम खुद करना है। पेपर में सिर्फ आपको ये दो लाइनें आपको मिलेंगी, स्टेटमेंट मिलेगी, ये आपने खुद करना है, और ये सारा चीज़ें जितनी भी स्टेटमेंट, रीज़न, प्रूफ दैट, कंस्ट्रक्शन, सब कुछ आपका खुद